हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक इंडियन वर्ड नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज नहीं होता ये वर्ड इंग्लिश लॉ का वर्ड है। यहाँ पे जो इसकी हेडिंग दी गई है वो हेडिंग बोलती है सर्टेन रिलेशंस की, कुछ ऐसे रिलेशंस दोज रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, की जो रिजेंबल करते हैं, जो मिलते होते हैं किनसे, जो कि जैसे रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। ये पूरी तरीके से वो नहीं होते लेकिन ये उससे मिलते जुलते रिलेशंस होते हैं। इन्हीं को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। अब जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके पीछे क्या बेस होता है, क्यों बने हैं? ये अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे बने हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पैसे पे अमीर नहीं हो सकता। गेन ऑफ वन पर्सन ऑन कॉस्ट ऑफ अनदर, ये प्रिंसिपल सही नहीं है। इसी के बेसिस पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमें सेक्शन 68 से सेक्शन 72 के अंदर दिया गया, जिसके अंदर एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जब कोई और व्यक्ति किसी और के पैसे पे अमीर होता है तो उसको वो बेनिफिट्स उसको वापस करने होते हैं। यही हमें इसके अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम सेक्शन 68 के अंदर देखते हैं। सेक्शन 68 जो है वो हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बताता है, मतलब ऐसे रिलेशंस जो क्रिएट हो जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगते हैं, मतलब अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाते हैं, जिसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को नेसेसिटी सप्लाई की जाती है जो अपने आप में उस कैपेबल नहीं है कि वो अरेंज कर सके। क्या बोलती है इसकी हेडिंग? क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ऐसे व्यक्ति को नेसेसिटी सप्लाई की है जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब यहाँ पे नेसेसिटीज वर्ड यूज हुआ है। नेसेसिटी वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं समझाया गया कि नेसेसिटी का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमें केस लॉ देखना पड़ेगा जहां पे हमें इसकी डेफिनेशन मिली कि नेसेसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। हमने पहले सेक्शंस के अंदर देखा था कि कौन से व्यक्ति इनकैपेबल होते हैं, जैसे कि माइनर इनकैपेबल होता है, 18 से नीचे का व्यक्ति जो होता है वो वही, मतलब जिसको माइनर बोलते हैं, ल्यूनेटिक पर्सन होते हैं, ड्रंकन पर्सन होते हैं। तो ये सारे व्यक्ति क्या होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को जब नेसेसिटी सप्लाई की जाती है और एनीवन whom he is legally bound to support, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिनको वो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसिटीज, तो उनको क्या सप्लाई की जाती है? नेसेसिटीज सप्लाई की जाती हैं। सिचुएटेड suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person। तो जिस व्यक्ति ने वो नेसेसिटी सप्लाई किया उनको, वो किस कैपेबल होता है कि वो रिम्बर्स करें जो भी उसने, जिस भी पैसे के, जिस भी कॉस्ट के ऊपर वो नेसेसिटी सप्लाई करी है उनको। और वो रिम्बर्समेंट कहां से ली जाएगी? उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने से इनकैपेबल है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें से उसको लिया जाएगा। पर्सनली वो लायबल नहीं होंगे, जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी उनमें से उसको लिया जाएगा। अब नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? ये केस था चैपल वर्सेस कॉपर। चैपल वर्सेस कॉपर के अंदर में बताया गया था कि नेसेसिटी का मतलब क्या होता है। नेसेसिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल कांट रीजनेबली एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसी चीजें जिसके बिना इंडिविजुअल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन। तो इस तरह की चीजें जो उसके लिए जरूरी है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, वो सारी चीजें क्या होती है? नेसेसिटी होती है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान में रखनी होती है कि वो जो चीज है उसको वो पहले से ही सप्लाई ना हो रही हो, मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव सफिशिएंट सप्लाई, की उस व्यक्ति के पास पहले से ही उसका सफिशिएंट सप्लाई ना हो। ये कौन से केस के अंदर बोला गया था? नाश वर्सेस इनमान 1908 के केस के अंदर बोला गया था। मतलब मान लीजिए जैसे कि एक बच्चा जो है वो इनकैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि वो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, तो उसको कॉलेज ही नेसेसिटी चीजें उसकी सप्लाई कर रहा है, उसको कपड़े सप्लाई कर रहा है, उसको पढ़ाई की चीजें सप्लाई कर रहा है, जो उसकी नेसेसरी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर कोई और व्यक्ति आके उसको वो चीजें सप्लाई करता है तो फिर वो व्यक्ति जो उसको, जिसने आके सप्लाई की, वो इस लायबल नहीं होगा कि उसको उसके लिए रिम्बर्स किया जाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो चीजें नेसेसरी सप्लाई की जा रही हैं। तो यही हमें सेक्शन 68 के अंदर बताया गया। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है, इससे हम समझते हैं कि इस इलस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला गया है। A supplies B a lunatic with necessities suitable to his condition in life. A is entitled to reimburse from B's property, कि भाई A ने B को नेसेसिटी चीजें सप्लाई करी और B क्या था? एक ल्यूनेटिक पर्सन था जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे जो A है वो रिम्बर्स कर सकता है B की प्रॉपर्टी में से जो भी उसने उसको नेसेसिटी सप्लाई किया था उसके लिए।
ऐसी एक एग्जांपल दिया गया सेकंड, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि ए ने सप्लाई किया वाइफ और चिल्ड्रन को बी के, मतलब बी के जो वाइफ और चिल्ड्रन थे उनको सप्लाई किया, जो कि एक ल्यूनेटिक पर्सन था, मतलब एक ल्यूनेटिक पर्सन था, उसने वाइफ और चिल्ड्रन को नेसेसिटी सप्लाई की with necessary suitable to their condition in life. A is entitled to reimburse from B's property. तो A क्या है, उस रिम्बर्स कर सकता है बी की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से अपनी रिम्बर्समेंट, जो भी उसने नेसेसिटी सप्लाई की थी उसके लिए। तो यही हमें सेक्शन 68 के अंदर टोटली समझाया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 69 हमें बताता है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, कि अगर ऐसी कोई पेमेंट की जाती है किसी और व्यक्ति को जिसके लिए, क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई पेमेंट की जाती है किसी और व्यक्ति को इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, जिसके अंदर वो खुद इंटरेस्टेड होता है, तो उसको उसकी रिम्बर्समेंट मिलने के लिए वो लाइबल होता है। जैसे क्या बोलता है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, कि भाई कोई और व्यक्ति जिस मनी को पे करने के लिए बाउंड है लेकिन उसके अंदर इसका खुद का इंटरेस्ट भी आ रहा है, एंड हु देयर ऑफ पेज इट, और वो उसको फिर पे कर देता है, इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर, तो वो जिसके बिहाफ पे उसने पेमेंट किया है उससे वो एंटाइटल्ड होता है, वो व्यक्ति जिसने पेमेंट किया कि वो अमाउंट उससे रिम्बर्स कर ले। यहाँ पे जरूरी होता है कि वो पेमेंट उसको खुद को ही ड्यू नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, कि बी के पास एक लैंड है बंगाल के अंदर, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, जो कि उसको लीज के ऊपर मिली हुई है, ए ने उसको लीज के ऊपर दी है, जो जमींदार है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू गवर्नमेंट बीइंग एन एरियर, अब जो ए ने गवर्नमेंट को टैक्स देना था अपने उसके ऊपर लैंड के ऊपर, वो ड्यू था। हिज लैंड इज एडवर्टाइजेज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी लैंड को सेल के लिए एडवर्टाइज कर देती है कि ये लैंड अब बेची जाएगी क्योंकि ये जो हमारा एरियर है ये पे नहीं कर रहा। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एन्यूलमेंट ऑफ बीज लीज, अब इसके कारण क्या होगा कि जो बी की लीज है वो खत्म हो जाएगी, जो भी वहां के रेवेन्यू लॉ है उसके हिसाब से। बी टू प्रिवेंट द सेल, अब यहाँ पे बी ने क्या किया कि ये सेल ना हो, एंड द कॉन्सिक्वेंट एन्यूलमेंट ऑफ हिज ओन लीज, और ताकि जो उसकी लीज भी बनी है वो खत्म ना हो, उसके लिए वो क्या करता है गवर्नमेंट को खुद पैसे दे देता है। यहाँ पे बी का जो खुद का इंटरेस्ट भी था, क्योंकि अगर वो पेमेंट ना करता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। ए इज बाउंड टू मेक टू बी द अमाउंट ऑफ पेड, तो यहाँ पे ए जो है इस चीज से बाउंड रहेगा कि वो बी को वो अमाउंट पे कर दे जो उसने उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया है, क्योंकि वहां पे बी का इंटरेस्ट था और वो उसने ए के बिहाफ पे गवर्नमेंट को अमाउंट पे कर दिया, तो उसके लिए अब उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा ए को। तो यही हमें यहाँ पे दिया गया सेक्शन 69 के अंदर। फिर आते हैं हम सेक्शन 70 के ऊपर। सेक्शन 70 में बताता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। अब नॉन ग्रेटिटियस एक्ट कौन से होते हैं, जो कि फ्री के लिए नहीं दिए जाते। ग्रेटिटियस एक्ट वो होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, और नॉन ग्रेटिटियस एक्ट ऐसे होते हैं जो फ्री में नहीं दिए जाते। अब कोई व्यक्ति अगर किसी नॉन ग्रेटिटियस एक्ट को एंजॉय कर लेता है तो उसके लिए उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। वेयर पर्सन लॉफुली, पहली चीज क्या है, हमें पहली चीज जो इसके अंदर याद करनी है कि लॉफुली होनी चाहिए वो। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, कि भाई किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज लॉफुली करी हो, अनलॉफुली ना करी हो। और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या फिर कोई चीज डिलीवर की हो, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिसली, और उसने किस इंटेंशन से की हो, वो ग्रेटिटसली ना की हो, उसने उसके लिए फ्री के लिए ना की हो, उसने उसके लिए वो पैसों के लिए की हो। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और सबसे बड़ी चीज कि उस व्यक्ति ने जिसको वो दी गई उसने उसको एंजॉय भी किया है। वो मना भी कर सकता था एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन उसने उसको एंजॉय भी किया है। एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर। तो अब यहाँ पे जिसने उसको एंजॉय किया वो क्या बन जाएगा, इस चीज से लाइबल बन जाएगा, मतलब उसकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो पहले व्यक्ति को उसके लिए कंपनसेट करे। भाई तूने एंजॉयमेंट करी तो उसके लिए कंपनसेट कर दे, और टू रीस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर, या फिर रीस्टोर कर दे जो भी थिंग उसने की थी या फिर जो भी चीज उसने डिलीवर की थी उसको। तो ये हमें सेक्शन 70 के अंदर बताया गया। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। पहली चीज उसने वो लॉफुली करी हो, दूसरी चीज उसने इस इंटेंशन से करी हो कि वो ग्रेटुइटियसली नहीं है, और तीसरी चीज जो पर्सन है जिसको दी गई थी या फिर जिसको भी वो जिसके साथ भी की गई थी उसने उसको एंजॉय किया हो, उसने उसका बेनिफिट उठाया हो। अब यहाँ पे एक केस था पीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। क्या नाम है केस का, पीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ था आईएफएस के अंदर, और उसने क्या किया, उसकी ट्रेनिंग पूरी ली, आईएफएस की जो भी ट्रेनिंग थी।
अब बाद में क्या हुआ, जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसने आईपीएस के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ, तो वो आईएफएस छोड़ के आईपीएस के अंदर चला गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेक्शन 70 का बेस लिया कि भाई इसने ये जो मेरे से हमसे ट्रेनिंग ली, ये ट्रेनिंग फ्री की नहीं थी, ये ट्रेनिंग हमने लॉफुली दी, हमने इसको नॉन ग्रेट्युitously ली और इस ट्रेनिंग को इसने एंजॉय किया, तो इसके लिए इसको कंपनसेशन पे करना होगा। तो वहां पे उसको उसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़ा था। तो ये हमें इस केस के अंदर बताया गया था पीसी वद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के। और ये जो सेक्शन 70 होता है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई होता है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को लॉफुली कोई भी चीज नॉन ग्रेटिटियस इंटेंशन से सप्लाई करता है या देता है और गवर्नमेंट उस चीज को एंजॉय करती है, तो गवर्नमेंट को भी उस व्यक्ति को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं क्या दिया गया है। ए ट्रेड्समैन लीव गुड टू बीज हाउस बाय मिस्टेक। अब ए जो है गलती से बी के घर पे सामान छोड़ जाता है। बी ट्रीट्स द गुड एज इज ओन। अब बी क्या करता है, उसको अपने गुड्स की तरह ट्रीट करता है, तो ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। तो यहाँ पे वो उसके ऊपर बाउंडेशन हो जाएगी कि वो उसके लिए ए को पे करे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि उसने लॉफुली वो चीज उसको डिलीवर करी या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स करी और उसने नॉन ग्रेटिटियस इंटेंशन से करी और उस व्यक्ति ने उसको एंजॉय किया, उसका बेनिफिट लिया, तो यहाँ पे अब वो बाउंड बन जाएगा कि उसके लिए वो उसको पे करे। ऐसी ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। ए क्या करता है, बी की प्रॉपर्टी को फायर से बचाता है। ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी। अब यहाँ पे ए जो है वो एंटाइटल नहीं होगा बी से कंपनसेशन लेने के लिए इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिटियसली। कि अगर ऐसे वो जो सर्कमस्टांसेस है वो ये शो करते हैं कि इसने ये एक्ट जो है ग्रेटिटियसली किया है, बिना पैसों के लिए किया है इसने ये एक्ट। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 70 के अंदर इतना ही बताया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 71 के ऊपर। सेक्शन 71 हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बताता है। सेक्शन 70 हमें किसके बारे में बताता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को कोई गुड्स कहीं पे पड़े हुए मिलते हैं तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बन जाती है जो एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बेली वाला जो कंसेप्ट है वो हमें सेक्शन 169 के अंदर बताया गया। एक तरीके से वो व्यक्ति कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आ जाता है, और उसकी जिस व्यक्ति को वो चीज मिलती है वो बेली कहलाता है और जिसकी वो चीज होती है वो बेलर कहलाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर आ गया तो जो बेलमेंट वाली चीजें हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। बेलमेंट के ऊपर क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं, जो सेक्शन 169 के अंदर दी गई है कि भाई वो उसको अपनी गुड्स के साथ नहीं मिक्स करेगा जो बेली है, और उसको बिल्कुल ड्यू केयर के साथ रखेगा, जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन रखता है। मतलब एक नॉर्मली बंदा जैसे किसी चीज को संभाल के रखता है वैसे ही वो उन गुड्स को संभाल के रखेगा, तो वो सारी चीजें इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन ये व्यक्ति उसको बेच भी सकता है। कब बेच सकता है कि भाई उसने जो उसका ऑनर था उसको बहुत ढूंढा, वो व्यक्ति नहीं मिला, या फिर वो मिल तो गया लेकिन जो भी उसका अमाउंट पे करना था, जो भी उसका खर्चा हुआ था वो पे नहीं कर रहा, तो फिर वो उसको बेच सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि वो गुड्स जो है पेरिशेबल गुड्स हैं, तो ये जरूरी बन जाता है कि बेचना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी या फिर ये गुड्स जो है खराब हो जाएंगे, तो भी वो व्यक्ति जो बेली है उसको बेच सकता है। या फिर जो उसका खर्चा आएगा, लीगल खर्चा आएगा, वो 2/3 होगा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से, या जो भी चीज मिली है, जो भी गुड्स मिले हैं उसकी वैल्यू से, तो भी वो उसको बेच सकता है। तो जैसे बेलमेंट के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर। भी किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे कोई गुड्स मिलते हैं जो किसी और के होते हैं, जो किसी और से बिलोंग करते हैं, एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी, वो व्यक्ति क्या करता है उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। तो अब उसके ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और जो सेक्शन 169 है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर सेक्शन 72 है जो आखिरी सेक्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। उसके अंदर बताया गया लायबिलिटी ऑफ पर्सन हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। कि भाई किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज मिस्टेक से दे दी जाती है या फिर कोर्शन के अंडर दे दी जाती है, तो उसके अंदर क्या लायबिलिटी होगी जिसको वो चीज दी गई है। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि सेक्शन 20 और सेक्शन 72 के अंदर डिफरेंस है। सेक्शन 20 के अंदर क्या होता है, वहां पे भी मिस्टेक होती है, लेकिन वो मिस्टेक कैसे होती है, जब एग्रीमेंट के अंदर एंटर किया जाता है। सेक्शन 72 में आप किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर रहे, वो सीधा किसकी वजह से हो रहा है, मिस्टेक या फिर कोर्शन की वजह से हो रहा है। लेकिन जो सेक्शन 20 है वहां पे क्या होता है कि आप एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वो जो एग्रीमेंट में एंटर करते हैं उसके अंदर आपसे मिस्टेक हो जाती है आपको चीजों को जानने के लिए। तो वहां पे जब मिस्टेक होती है, तो जब आप रिम्बर्स करते हो अपने आप को, एक तरीके से जो पैसे वगैरह जो भी आपने बेनिफिट उठाए वो वापस लेते हो, तो कौन से सेक्शन के हिसाब से लेते हो, सेक्शन 65 के हिसाब से वापस लेते हो। लेकिन जो जब सेक्शन 72 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे जब अमाउंट वापस लिया जाता है जो बिना किसी एग्रीमेंट के कारण, आपके मिस्टेक के कारण आपको कोई गुड्स डिलीवर कर दिए गए या फिर क्वेश्चन के कारण कर दिए गए, तो फिर यहाँ पे जब उसका बेनिफिट वापस किया जाता है तो वो सेक्शन 72 के हिसाब से किया जाता है। अब इस सेक्शन को रीड करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या बोलता है। अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड, कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसको पैसे दिए गए हैं
और एनीथिंग डिलीवर, या फिर कोई भी चीज डिलीवर कर दी गई है बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, और कैसे कर दी गई है, मिस्टेक से और क्वेश्चन से। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए थे आप, सीधा जाके उसको डिलीवरी दे दी उसकी, या फिर उसको क्वेश्चन के अंडर वो चीज दे दी, मस्ट रीपे और रिटर्न इट, तो उसको जो भी वो पैसे मिले थे या फिर जो भी गुड्स मिले थे उसको वो वापस करने पड़ेंगे। अब जैसे इसके अंदर एक केस है, सेल्स टैक्स ऑफिस वर्सेस कन्हैया लाल मुकुंद लाल सरफ। यहाँ पे क्या होता है कि वो स्टेट ऑफ यूपी के अंदर एक अमाउंट जो है सेल टैक्स का पे कर देता है, जो कि जो गवर्नमेंट है वो बोलती है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर कर देते कि भाई ये अमाउंट पे करने लायक नहीं होता। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो एक तरीके से उसको वो अमाउंट किस तरीके से पे किया गया, मिस्टेक के अंदर पे किया गया कि वो पे नहीं करना था, लेकिन उस व्यक्ति ने वो स्टेट को वो अमाउंट पे कर दिया। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो लाइबल बन जाती है सेक्शन 72 के अंदर की, वो जो मिस्टेक के थ्रू उसके पास वो अमाउंट वो आया था वो अमाउंट उसको वापस कर दे। तो यही हमें सेक्शन 72 के अंदर बताया गया। तो एक तरीके से हमने सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक हमने क्या समझे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रिजेंबल करते हैं असली कॉन्ट्रैक्ट से, जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमें सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है, प्रपोजल होता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है, फिर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, तो सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, वो व्यक्ति जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं जो रिजेंबल करते हैं असली कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर, कि जो एनरिचमेंट हुई, जो वो दूसरा व्यक्ति जो एनरिच हुआ वो गलत तरीके से, अनजस्टिफाइडेबल तरीके से हुआ, इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए था, किसी और के पैसे पे कोई और व्यक्ति जो है अमीर हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये जो है जो सारे सेक्शन है, सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक बताया गया। सबसे पहले नेसेसिटी वाला बताया गया, उसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन किसी के लिए कोई पेमेंट कर देता है तो वो वाला उसके लिए रिम्बर्समेंट होती है, वो बताया गया। उसके बाद कोई नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट करता है तो उसके लिए बताया गया। उसके बाद हमें कौन सा बताया गया, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया। और 72 के अंदर हमें बताया गया कि अगर कोई भी मनी या फिर कोई भी चीज डिलीवर हो जाती है मिस्टेक या क्वेश्चन के अंदर, तो वो व्यक्ति को वो चीज वापस करनी होती है। तो